नमस्कार साथियों, सरोकार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं कैलाश जंगीड़। अपन ने एक वीडियो कंप्यूटर से रिलेटेड बनाया था। उसमें अपन ने कंप्यूटर के 35 क्वेश्चन किए थे। आईसीटी सब्जेक्ट है, रीट मेंस के अंदर लेवल फर्स्ट और सेकंड में आने वाले प्रश्नों की चर्चा की थी। और आज अपन जो है कुछ क्वेश्चन और लेके आए हैं। इसमें अपन देखेंगे अपना आज का पहला प्रश्न रहेगा, कंप्यूटर शब्द का क्या अर्थ है। आपके जो सब्जेक्ट है आईसीटी, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंप्यूटर की है और कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है। तो कंप्यूटर का सबसे पहले आपको अर्थ बता दें तो कंप्यूटर का अर्थ होगा संगणक। इसका शाब्दिक अर्थ होगा संगणक और इसकी अर्थना होगी गणना करना। गणना करना। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गणना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलने से पहले कुछ कंप्यूटर के बारे में अपन चीजें देखेंगे। कंप्यूटर गणना करता है, कंप्यूटर डाटा की प्रोसेसिंग करता है। तो कंप्यूटर की विशेषताएं क्या होगी। सबसे पहले तो कंप्यूटर क्या करता है, तो कंप्यूटर डाटा की प्रोसेसिंग करता है, डाटा को प्रोसेस करता है। जैसे निर्देश, जैसी इंफॉर्मेशन अपन कंप्यूटर को देंगे उस इंफॉर्मेशन के अनुसार कंप्यूटर प्रोसेस करेगा। किसकी प्रोसेसिंग करेगा, डाटा की प्रोसेसिंग करेगा। वही अपना सिलेबस है, तो उसमें अपने जो कंप्यूटर सिलेबस में है कंप्यूटर की विशेषताएं और कमियां। कुछ कंप्यूटर की विशेषताएं हैं और कुछ कंप्यूटर में कमियां हैं। जो कंप्यूटर काम नहीं कर सकता है वो कमियां होगी, और जो जो काम कंप्यूटर खुद कर सकता है वो कंप्यूटर की होगी विशेषताएं। तो कंप्यूटर क्या क्या कर सकता है, कंप्यूटर हाई स्पीड, तेज स्पीड में काम कर सकता है, ऑटोमेटिक होता है, स्वचालित होगा, अपने आप काम कर सकता है, डिलीजेंस होगा, कर्मठता, मतलब वो नहीं बात होगी कि थक जाएगा। जैसे अपन किसी मजदूर को काम पे लगाएंगे या मजदूर अपना काम कर रहा होगा तो वो थक जाएगा, इंसान थक जाएगा, परंतु कंप्यूटर कर्मठ होगा, थकेगा नहीं। एक्यूरेसी, कंप्यूटर के काम में शुद्धता होगी, कंप्यूटर अपना काम एक्यूरेसी के साथ करेगा, सही सही करेगा। उसके बाद स्टोरेज, कंप्यूटर में भंडारण की क्षमता होगी, डाटा या फाइल्स को वो प्रोसेस करने के बाद सेव भी रख सकता है। उसके बाद में विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी, कंप्यूटर एक जैसा काम करेगा। ऐसा नहीं होगा कि मेरे वाले कंप्यूटर में मैं डिलीट दबाऊंगा और फाइलें डिलीट होगी और आप वाले कंप्यूटर में डिलीट दबाओगे तो फाइलें ओपन होगी, ऐसा नहीं होगा। सब जगह वो एक जैसा ही काम करता है। उसका वर्सेटाइल, उसका व्यापक उपयोग है। कंप्यूटर अपन विभिन्न क्षेत्रों में काम में ले सकते हैं। एजुकेशन है, हॉस्पिटलिटी है, रक्षा विभाग है, ऐसे कई विभाग है जिनमें अपन काम लेते हैं और दैनिक जीवन में अपन काम लेते ही है। बिजनेस में व्यापक उसके उपयोग है। यूनिवर्सल, सार्वभौमिक, पूरे वर्ल्ड के अंदर कंप्यूटर एक जैसे ही बनेंगे, एक जैसा ही उनका काम होगा। जैसा काम, जिस काम के लिए कंप्यूटर बनाया गया है वो काम कंप्यूटर करने के लिए होगा। प्राइवेसी, गोपनीयता, इसमें अपन किसी भी फाइल डाटा को सेव और प्राइवेट कर सकते हैं, उसको लॉक लगा करके प्राइवेट कर सकते हैं, उसको अपने अनुसार उसकी प्राइवेसी तय कर सकते हैं कि किस किस को अपने को वो दिखानी है, किसको नहीं दिखानी है। डाइवर्सिटी, ये विविध रूपों में होता है, अलग अलग इसके रूप है, छोटे से लेकर के बड़े, और काम में परफॉर्मेंस कम से लेकर के तेज परफॉर्मेंस तक इसकी अलग अलग विविधताएं होती है। जैसा अपना काम है उस अनुसार अपन कंप्यूटर का उपयोग और उस कंप्यूटर के कैटेगरी, उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर उसका उपयोग कर सकते हैं। तो कुछ कंप्यूटर की रहेगी कमियां, अपन ने पढ़ी विशेषताएं, ये कंप्यूटर के काम भी है, ये कंप्यूटर काम कर सकता है, वो उसकी विशेषताएं हैं। ऐसे कुछ काम है जो कंप्यूटर नहीं कर सकता, कंप्यूटर की क्या होगी, सीमाएं होगी, कंप्यूटर की कमियां होगी। तो इसमें बुद्धिमत्ता की कमी होगी। सबसे पहला ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है कि कंप्यूटर में बुद्धि की कमी होती है। यस, कंप्यूटर में बुद्धि की कमी होती है। स्वयं निर्णय नहीं ले सकता कंप्यूटर, जैसा उसको इनपुट दिया जाएगा वैसा ही वो प्रोसेस करेगा और अपने को क्या देगा, आउटपुट देगा। खर्चीला है, इसमें अपने रुपए खर्च होंगे। वायरस का खतरा, इसमें वायरस नामक कई ऐसी डेंजरस फाइल्स होती है जो यदि अपने कंप्यूटर में है तो अपने डाटा को, अपनी फाइल को नुकसान पहुंचा सकती है। साइबर क्राइम, इंटरनेट के माध्यम से अपन काम लेते हैं,
अपने फॉर्म भरने के लिए, अपने फाइल्स डाउनलोड करने के लिए, प्रोग्राम रन करवाने के लिए इंटरनेट का अपन यूज़ करते हैं। कई सारी ई कॉमर्स साइटेज है, इंटरटेनमेंट साइट है, सोशल मीडिया नेटवर्क है, सर्च इंजन है, ऐसे कई सारे प्रोग्राम अपन रन करते हैं इंटरनेट के माध्यम से। यदि इंटरनेट के माध्यम से कोई अपनी फाइल को हैक करके, अपने पासवर्ड आईडी को हैक करके वो उस फाइल के साथ गलत काम कर सकता है, उसकी जो पायरेसी कर सकता है, क्राइम कर सकता है, उस क्राइम को बोला जाएगा साइबर क्राइम। अपन देखते हैं फिलहाल के दिनों में कि हैक होते हैं अकाउंट, फेसबुक अकाउंट है, व्हाट्सएप अकाउंट है, ऐसे जो सोशल मीडिया अकाउंट है वो हैक होते हैं। तो वो एक प्रकार से क्या है, साइबर क्राइम है, ऑनलाइन फ्रॉड हो सकता है इंटरनेट के माध्यम से। अपन देखते हैं डे टू डे बहुत सारे ऑनलाइन माध्यम से क्या होते हैं, फ्रॉड हो सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पर निर्भरता, यह विद्युत पर निर्भर होगा, विद्युत पर इसकी निर्भरता रहेगी, विद्युत के बिना ये नहीं चल सकता, तो एक कमी ये भी है। आत्मरक्षा में अक्षम, ये खुद रक्षा के लिए अक्षम होगा। अपन मॉनिटर पर कोई हथौड़ा मार देंगे तो वो अपने आप रोकेगा नहीं, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आत्मरक्षा में क्या होगा, अक्षम, स्वयं निर्णय लेने में सक्षम नहीं, वो खुद निर्णय नहीं ले सकता कि मेरे को क्या करना है। आजकल में एआई के माध्यम से रोबोटिक काम करते हैं, वो अभी संभव हो पाया है, पर ऐसा भी नहीं है कि वो खुद ही बन गया हो और खुद ही काम कर रहा हो, ऐसा नहीं है। मनुष्य ने जो निर्देश उसमें डाले होंगे वैसा वो काम करेगा। उस किसी रोबोट को एआई के माध्यम से बता दिया है कि उसको हाय हेलो करना है, तो हाय हेलो के बाद में वो रुक जाएगा, स्वयं निर्णय नहीं ले सकता है। ये कुछ कंप्यूटर की सीमाएं और विशेषताएं थी। कंप्यूटर के उपयोग, ये भी क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो मैंने इसमें ऐड किए हैं। सूचनाओं की आदान प्रदान में उपयोगी, अपन कंप्यूटर के माध्यम से सूचना या इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर सकते हैं। डाटा प्रोसेसिंग में उपयोगी, अपना कोई भी डाटा है उसके साथ में प्रोसेसिंग, उसकी एडिटिंग, उसको प्रिंटिंग कंप्यूटर के माध्यम से कर सकते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान में, शिक्षा में, बैंकिंग क्षेत्र में आदि क्षेत्रों में उपयोगी। शिक्षा में अपन कंप्यूटर के ज़माने में, आज आप कंप्यूटर में फ़ोन के माध्यम से पढ़ रहे हो, मैं इस डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, इंटरनेट के माध्यम से आप वो चीज़ें देख पा रहे हो। ये शिक्षा जगत में, वैज्ञानिक अनुसंधान में, बैंकों में इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर के माध्यम से सारे काम कंप्लीट होते हैं। रेलवे, वायुयान, सड़क, आरक्षण, टिकट, इन क्षेत्रों में टिकट के माध्यम से अपन इंटरनेट के माध्यम से टिकट बुक करवा सकते हैं ऑनलाइन से। ये टिकट बुकिंग के लिए इनमें काम आएगा। चिकित्सा संचार क्षेत्र में, हॉस्पिटलिटी में इसका उपयोग करेंगे। रक्षा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, जो टेक्नोलॉजी के मामले में जो भी सारे काम होंगे वो किसके माध्यम से, कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से। प्रकाशन, अपने को अपनी बुक लिखनी है, बुक को डेवलप करना है, पहले उसको राइट करना है, उसके बाद उसकी प्रिंटिंग करनी है, तो सारी चीज़ें, और फिर उनको ऑनलाइन के माध्यम से बेचनी है, तो सारे माध्यम क्या होंगे, कंप्यूटर और इंटरटेनमेंट, कंप्यूटर और इंटरनेट। इंटरटेनमेंट, डिजिटल पुस्तकालय, ऑनलाइन लाइब्रेरी, ये सारी चीज़ें किसके माध्यम से संभव हो पाएगी, कंप्यूटर के माध्यम से। उद्योग, व्यापारिक क्षेत्रों में, अब आज की तारीख में अपन देखते हैं कि बहुत सारी ऐसे इंटरनेट पर साइट्स हैं, वेबसाइट्स हैं, जो अपना जो सामान है वो ऑनलाइन जरिए से बेचती है और ऑनलाइन जरिए से अपन उस चीज़ को खरीदते हैं। तो इंटरनेट और कंप्यूटर के माध्यम से ही ये पॉसिबल हो पाया है कि अपन क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर व्यापार कर सकते हैं। नहीं तो अपने को क्या करना पड़ेगा, वहाँ जाकर के व्यापार करना पड़ेगा फिजिकल साइट पर। अब अपन बहुत सारे क्वेश्चन लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में कौन कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। कल अपन ने उस वीडियो में बात की थी कि कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर में 2 सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो ये जो हार्डवेयर को रन करवाने के लिए और अन्य सॉफ्टवेयर को रन, इंस्टॉल, अपने काम के आधार पर उपयोग करने के लिए जो सॉफ्टवेयर था वो कल अपन ने देखा था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो पहले अपन इंस्टॉल कर सकते हैं। हार्डवेयर और जो सॉफ्टवेयर है दूसरे को रन करने के लिए पहले से प्लेटफॉर्म बना करके देगा, वो होगा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो पहले से अपन हार्डवेयर को जोड़ करके एक ढांचा बनाया कंप्यूटर का, और इसके अंदर अपन को काम करना है, तो अपने जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं पहले
अपने काम के अनुसार, तो पहले से इंस्टॉल जो सिस्टम होगा, जो सॉफ्टवेयर होगा, उसको बोला जाएगा सिस्टम या ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर इसका सही आंसर होगा, जो पहले से इंस्टॉल रहेगा और उसके बाद में अपने काम के आधार पर अपन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसके ऊपर इंस्टॉल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन कंप्यूटर के सीपीयू का भाग नहीं है? कंप्यूटर में अपन देखते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू जो डाटा की प्रोसेसिंग कंप्यूटर के सारे काम करता है, सारे काम कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहा जाता है? सीपीयू को। सारे काम कंप्यूटर के कौन करता है? सीपीयू करता है। सीपीयू में 3 भाग होते हैं, सीयू, एएलयू और मेमोरी। सीयू कंट्रोल यूनिट, ये सारे डाटा की प्रोसेसिंग को कंट्रोल करेगा, सारे जो प्रोसेसिंग हो रही है उनकी नियंत्रण कौन करेगा? सीयू कंट्रोल यूनिट। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यह आंकड़े डाटा का जो काम है वो करेगा, जो डाटा आंकड़ों के रूप में है उनका निर्धारण, उनकी प्रोसेसिंग जो करेगा वो एएलयू करेगा, जो आंकड़े हैं उनकी निर्धारण, आंकड़ों का काम ये करेगा, प्रोसेसिंग को नियंत्रण, प्रोसेसिंग को नियंत्रण। और मेमोरी, मेमोरी आपको पता है स्टोरेज डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है मेमोरी, इसमें अपना डाटा, अपनी फाइल्स सेव रहती है, बाद में कभी काम लेने के लिए, बाद में कभी देखने के लिए, जो भी डाटा सेव करेंगे वो स्टोरेज डिवाइस में सेव होगा, मेमोरी के अंदर सेव होगा। तो अपना क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के सीपीयू का भाग नहीं है, कौन सा ऐसा भाग है जो कंप्यूटर का सीपीयू का भाग नहीं है? अर्थमेटिक, एएलयू है, सीयू कंट्रोल यूनिट है, मेमोरी भी है। तो माउस इसका पार्ट नहीं है, सीपीयू का पार्ट नहीं है, माउस एक अलग से इनपुट डिवाइस है। माउस एक अलग से कैसा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। इसके माध्यम से डेस्कटॉप पर जो अपनी स्क्रीन है उसके ऊपर एक कर्सर के रूप में अपन देखते हैं, और इसके माध्यम से 3 काम होने वाले हैं। इसके ऊपर माउस जब आप आकृति देखोगे इसके 3 काम होने वाले हैं, लेफ्ट क्लिक, स्क्रॉल और राइट क्लिक, 3 इसमें क्लिक होंगे, लेफ्ट क्लिक, स्क्रॉल बार और उसमें होगा स्क्रॉल व्हील, और राइट क्लिक। लेफ्ट क्लिक के माध्यम से सिंगल क्लिक पर अपन किसी फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं, और इसके बाद में डबल क्लिक के माध्यम से उस फाइल को, डाटा को ओपन कर सकते हैं, और क्लिक करके ड्रैग करके अपन दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप, ये प्रोसेस क्या होगा? ड्रैग एंड ड्रॉप। किसी फाइल को सिंगल क्लिक और क्लिक छोड़ना नहीं है, ड्रैग करके पकड़ करके दूसरी जगह ड्रॉप कर सकते हो। इस समय ड्रैग एंड ड्रॉप में कॉपी और पेस्टिंग होगी। फाइल पास में जो फोल्डर बना हुआ है उसमें डालोगे तो कॉपी हो जाएगी, कट हो जाएगी, और बाहर किसी फोल्डर में बने हुई जगह पर ले जाओगे तो कॉपी होगी फाइल। जस्ट जैसे आपको ये इमेज है, एक ये इमेज है, इसको पास में बने हुए फोल्डर पर डालना है, तो अब इसका जब ड्रैग एंड ड्रॉप होगा तो ये होगी मूव। मूव का मतलब होगा कट, यहाँ से फाइल इसमें शिफ्ट हो जाएगी, उसकी कॉपी नहीं बनेगी। एक आप इस फाइल को बाहर किसी बने हुए फोल्डर, इस मदर फोल्डर में नहीं, बाहर के फोल्डर में जब डालोगे तो वो होगी कॉपी, कॉपी होगी, और एक नई प्रतिलिपि बन करके दूसरे फोल्डर में सेव होगी। यहाँ अपना डाटा और इस मूल रूप में सेव भी रहेगा। और स्क्रॉल व्हील से अपन किसी डॉक्यूमेंट को, किसी फाइल को, किसी फोल्डर में बहुत सारे डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल करके देखने के लिए कौन सी व्हील काम आएगी? स्क्रॉल व्हील। और तीसरा इसका फंक्शन है राइट क्लिक। राइट क्लिक के माध्यम से अपन किसी फाइल का मेन्यू खोल सकते हैं, किसी जो चीज़, जो डाटा सेव है उसका मेन्यू खोल सकते हैं, और मेन्यू के माध्यम से उसके जो मेन्यू में उपस्थित कामों को अपन कर सकते हैं। उसमें जैसे ओपन होगा, डिलीट होगा, रीनेम होगा, कट होगा, कॉपी होगा, पेस्ट होगा, ऐसी चीज़ें जो है इस मेन्यू के अंदर खुलेगी और इस फाइल के साथ में अपन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? ऐसा कौन सा डिवाइस है जो कंप्यूटर में इनपुट नहीं देगा? आप भी बताइए, ऐसा कौन सा डिवाइस है जो इनपुट डिवाइस में नहीं है? इनपुट और आउटपुट डिवाइस कल अपन ने देखे थे।
इनपुट और आउटपुट डिवाइस कल अपने जब देखे तब आपने पढ़ा था कि जो डिवाइस डाटा की इनपुट देगा, डाटा को कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर देगा, वो होगा इनपुट, और प्रोसेसिंग के बाद में सीपीयू उस डाटा को आउटपुट के रूप में उस डिवाइस को देगा और वो अपने को दिखाएगा, सुनाएगा। वो कैसा डिवाइस होगा? आउटपुट डिवाइस होगा। इसमें कौन सा आउटपुट? इनपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्टिकल स्कैनर किसी फाइल की स्कैन कॉपी ऑप्टिकल स्कैनर सीपीयू को देता है, ये बात सही है, इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, जो उसके अंदर कीज है, उस कीज के माध्यम से अपन इनपुट देते हैं, वही क्या होता है? प्रोसेस, और फिर अपने को दिखता है आउटपुट के रूप में। माउस पैड नहीं है, टच पैड। जो लैपटॉप होते हैं उसके अंदर माउस की जगह टच पैड होता है, उसके माध्यम से अपन कर्सर को इधर उधर कर सकते हैं, उसके क्लिक के माध्यम से वो काम कर सकते हैं। तो माउस पैड है, कोई डिवाइस नहीं है, कोई काम नहीं करता है। वह जो है माउस को स्क्रॉल कर्सर को इधर उधर ले जाने के लिए सरलता प्रदान करता है, एक सरफेस देता है, एक सतह देता है, एक सतह देता है, वो भी कैसी? चिकनी सतह देता है। माउस इधर उधर आसानी से घुमाया जा सकता है, कर्सर को घुमाया जा सकता है। तो माउस पैड कोई डिवाइस नहीं है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, फिर आप इसमें कंफ्यूज होंगे कि स्कैनर होगा, ये होगा। तो पहले से आपको जब ये क्वेश्चन पढ़ करके जाओगे, अच्छे क्वेश्चन है, आप इसको पूरा वीडियो को देखिए। और इस पीडीएफ को आप यदि पाना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दी गई है, तो इस लिंक को क्लिक करके या इस फोल्डर को क्लिक करके आप इस फाइल को पा सकते हो और अपना जो रिवीजन है वो कर सकते हो। अपन जो है आज बात कर रहे हैं और 2 दिन बाद में आपका एग्जाम है, तो ये एक प्रकार का रैपिड रिवीजन है, सारे टॉपिक के क्वेश्चन है। आप वीडियो को अच्छे से देखिए, आपकी जो है हेल्पफुल होगा। 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट है? तो सबसे पहले ये बाइट क्या है, इसकी जानकारी के लिए अपन अगली स्लाइड पे चलेंगे कि बाइट होता क्या है। बाइट जो है मेमोरी की इकाई है, मेमोरी की इकाई है। और एक बिट क्या होता है? एक बिट सबसे छोटी इकाई है, एक बिट सबसे छोटी इकाई है, एक बिट। और बिट होगी, नंबर पे डिपेंड करेगी, 0 और 1। बाइनरी जो नंबर है, कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम पे, बाइनरी लैंग्वेज पे काम करता है। 0 और 1 ये कंप्यूटर की जो लास्ट जो स्टेज है, जहाँ से कंप्यूटर शुरू हुआ था, वो 0 और 1 उसकी बाइनरी नंबर है। इस नंबर पर वो काम करता है। तो ये जो नंबर है वो क्या होती है? एक बिट होती है। ये दोनों नंबर क्या होंगे? एक बिट होंगे। और सबसे छोटी मेमोरी की इकाई क्या होगी? एक बिट। एक बिट मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होगी। इसका आप जो है क्वेश्चन आए हुए बहुत सारे, आप ध्यान भी रखोगे कि सबसे छोटी इकाई किसकी? मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है? एक बिट। और बिट क्या है? 0 और 1 बाइनरी नंबर्स। उसके बाद में अगली इकाई आती निबल। निबल में 4 बिट होते हैं। फिर एक वापस आता है बाइट, एक बाइट। एक बाइट में 2 निबल, मतलब कितने होंगे? 8 बिट। एक बाइट में कितने होंगे? 8 बिट या 2 निबल। अब 2 निबल में कितने होते हैं? 8 बिट। एक निबल में होते हैं 4 बिट। अब ये जो डिवाइस, जो अपनी इकाई आई है बाइट, अब इसके साथ में गुना होगा 1024 का। जोड़ते जाओ और इसको आप क्रम में याद रखोगे कि 1 किलोबाइट, 1 केबी 1024 बाइट के बराबर होती है। 1024 बाइट जब इकट्ठे होंगे तब एक जो किलोबाइट है वो स्टोरेज बन करके तैयार होगा, मेमोरी बन के तैयार होगी, इकाई जो है तैयार होगी। अब 1 मेगाबाइट 1 MB, 1 MB होगी 1024 KB। अब जब आप इंटरनेट यूज़ करते हो तो आप जो जब बैलेंस कराते हो, रिचार्ज करवाते हो, तो उसमें आता है कि आपको इतने GB फ्री मिलेंगे रोज़ के, इतनी MB फ्री मिलेगी रोज़ की। तो वो क्या होगा? गीगाबाइट। एक जो GB क्या है? गीगाबाइट। उसमें 1024 MB होते हैं, 1024 MB होते हैं। 1 टेराबाइट, इसमें 1024 GB होते हैं। ये क्रम आप याद रखोगे। किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट और पेटाबाइट, इतने तक तो आपको याद होना ही चाहिए। इसमें क्वेश्चन में क्रम पूछा जा सकता है, बड़ा छोटा पूछा जा सकता है, तो आप याद रखोगे। 1 पेटाबाइट में 1024 टेराबाइट होते। उसके बाद में आप इसको याद रखेंगे अपने अपने तरीके से, याद तो रखना ही। एक्साबाइट में 1024 PB, जेटाबाइट 1024 XB,
योटाबाइट 1024 ZB, ब्रोंटोबाइट 1024 योटाबाइट, गियोकबाइट 1024 बेंटा ब्रोंटोबाइट। अब गियोकबाइट तक आप याद रखोगे। आपको इसमें से पूछा जाएगा कि मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई, मेमोरी की सबसे छोटी इकाई, मेमोरी में इन इकाइयों का क्रम। ये 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और अपना जो क्वेश्चन है वो है 1 मेगाबाइट 1 MB में कितने KB होंगे। तो आपने देखा है कि 1 मेगाबाइट के अंदर 1024 KB होंगे। तो जो अपना आंसर होगा वो होगा 1024 KB। 1 मेगाबाइट के अंदर 1024 KB होंगे। ये स्लाइड आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको याद करो। ये जो है आने वाले क्वेश्चन में आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है, आपके कंप्यूटर की मेमोरी सिलेबस में भी है। ELU का फुल फॉर्म है। अभी अपने जो क्वेश्चन किया था पिछला, उसमें देखा था कि CPU की यूनिट है, CPU की 2 यूनिट है, CU और ALU, और उसमें एक काम करती है स्टोरेज कैपेसिटी। अब ELU की आपको फुल फॉर्म पूछी है तो अपने उसमें देखा था अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद में USB पेन ड्राइव, अपन ने जब क्वेश्चन पिछले वीडियो में क्वेश्चन देखे तो USB पोर्ट पढ़ा था। USB पेन ड्राइव किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस के अंदर आती है। तब अपन देखते हैं कि स्टोरेज जो डिवाइस है मेमोरी है, स्टोरेज डिवाइस है मेमोरी है, उसको अपन 2 भागों में बांटते हैं, प्राथमिक मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राथमिक अपन देखते हैं रैम है, रोम है, कैश मेमोरी है। और सेकेंडरी मेमोरी के अंदर अपन देखते हैं स्टोरेज डिवाइसेस जो कि बाहर से भी इंस्टॉल किए जा सकते हैं, ये कंप्यूटर के अंदर रहेंगे। और जो बाहर से इंस्टॉल होंगे उसमें पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क है, मैग्नेटिक टेप है, CD है, DVD है, ये इसके क्या होंगे, सेकेंडरी मेमोरी के पार्ट होंगे। तो USB पेन ड्राइव क्या होगा, सेकेंडरी मेमोरी होगा। तो अपना जो पहला ही ऑप्शन है वो सही होगा कि सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट है। अब जब आप देखोगे प्राथमिक मेमोरी में, ये भी याद रखना आपको, रैम, रोम, कैश मेमोरी इसमें आएंगे। और जो इसके अन्यथ अपन बाहर से लगा सकते हैं स्टोरेज के लिए, CD, DVD, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, ये सारी चीज़ें क्या होगी, बाहर से लगाई जाने वाली डिवाइसेस। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर इनमें स्टोरेज सेव रहता है। जो है रैम, रोम है, इसमें स्थायी और अस्थायी डिवाइसेस होते हैं। जिसमें रैम जो है उसमें जो है होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसकी फुल फॉर्म होगी रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम होगी रीड ओनली मेमोरी, इसको ओनली पढ़ा जा सकता है, इसके साथ में डाटा की प्रोसेसिंग अपन नहीं कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिक रहेगी। अपने को रीड करने के लिए, देखने के लिए अपन देख सकते हैं, बाकी काम इसमें नहीं कर सकते। रैंडम एक्सेस और कैश मेमोरी जो है, ये जो रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसमें अपन प्रोसेसिंग करेंगे, अपनी जो प्रोसेसिंग होगी वो इसमें सेव होगी और कंप्यूटर बंद करने के बाद में ये ऑटो डिलीट हो जाएगी। इसमें कैश मेमोरी है, ये जो CPU और जो स्टोरेज है इसके मध्य कार्य करेगी। जो सेकेंडरी है, सेकेंडरी मेमोरी और CPU, उसमें अपन क्वेश्चन भी देखा था कि CPU और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में एक डिवाइस काम करेगी, एक मेमोरी काम करेगी। वो कौन सी होगी, कैश मेमोरी होगी। इसको भी आप याद रखोगे। रोम का फुल फॉर्म क्या है, अभी अपने देखा था पिछले क्वेश्चन में, रैंडम रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो दोनों भी आप याद रखोगे। रैम का होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का होगा रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी में अपन प्रोसेस नहीं कर सकते हैं और रैंडम एक्सेस मेमोरी में अपन डाटा की प्रोसेसिंग करते हैं। अपना जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का मुख्य भाग नहीं है। ऐसा कौन सा भाग है जो संप्रेषण मतलब अपन भेजने की तकनीक है। संप्रेषण अपन उसको देखते हैं, डाटा को भेजना, किसी जगह पर सेंड करना और प्राप्त करना। भेजना और प्राप्त करना संप्रेषण कम्युनिकेशन के माध्यम से अपन कर सकते हैं, तो इस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। अपन जब देखते हैं संदेश भेजना तो सही है, संदेश अपन भेज सकते हैं।
संदेश बनाना, अपन संदेश बनाएंगे, भेजेंगे, संदेश लिख भी सकते हैं, उसको फिर भेजेंगे। संदेश जांचना इसका हिस्सा नहीं है। कम्युनिकेशन का हिस्सा जो है संदेश जांचना नहीं है। जो संदेश आपने लिखा है उस संदेश को भेज दिया जाएगा, और यदि किसी ने आपको संदेश भेजा है तो उसको प्राप्त कर लिया जाएगा। संदेश जांचना इसका हिस्सा नहीं है संप्रेषण तकनीकी का। आईसीटी द्वारा शिक्षा प्रभावित होती है। अब जब अपन आईसीटी अपना सब्जेक्ट देखते हैं और कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षा जगत में आज की तारीख में बहुत ज़्यादा जो है विकास हो गया है, तो ये शिक्षा को प्रभावित कैसे करती है? सामाजिक स्थिति से, कंप्यूटर प्रोसेसिंग की स्पीड से, कंप्यूटर शिक्षण कौशल प्रोग्राम तथा कंप्यूटर से, और धार्मिक भावना से। इसमें आपको जो है हमेशा याद रखना है कि ये जो ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें अपने को शिक्षण के बारे में पूछा है, तो शिक्षा को प्रभावित जो करेगा उसमें कंप्यूटर कौशल मतलब कंप्यूटर स्किल्स, उस पर काम करना आना चाहिए। और जो क्या होगा, कंप्यूटर खुद है उसकी प्रोसेसिंग वगैरह ये सारी चीज़ें। तो कंप्यूटर शिक्षण कौशल प्रोग्राम और कंप्यूटर से अपन आईसीटी जो सब्जेक्ट है या आईसीटी का काम है वो शिक्षा में इस तरीके से प्रभावित होगा। शिक्षा जो है कंप्यूटर शिक्षण कौशल से और कंप्यूटर दोनों से प्रभावित होगी। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के शिक्षा के क्षेत्र में कौन से मुख्य लक्ष्य है? जो आईसीटी अपना सब्जेक्ट है, आईसीटी के माध्यम से अपन सूचना या आईसीटी के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में कौन से मुख्य लक्ष्य है? आईसीटी से अपन शिक्षा में क्या क्या काम करवा सकते हैं, एजुकेशन में अपन क्या क्या काम करवा सकते हैं जिससे शिक्षा क्या हो, अच्छी हो। तो वर्तमान पीढ़ी को साइबर शिक्षा एज में भली भांति प्रतिस्थापित करना सही बात है। अपन साइबर शिक्षा जो है उस एज में इसको प्रतिस्थापित करना भी जरूरी है। डिजिटल पुस्तकालय, ऑनलाइन लाइब्रेरी है उसको भी स्थापित करना सही बात है। शिक्षा अनुसंधान जनित विषय सामग्री का अधिकाधिक संचार करना, अपनी जो सिलेबस है उसमें ऐसी चीज़ें जोड़ना जो टेक्नोलॉजी और खोज अनुसंधान से रिलेटेड हो, जिसमें अपन आगे खोज कर सकते हो, नई नई जो है खोज कर सकते हो। साइंटिफिक जो विषय है उसको ऐड करना, और उपरोक्त सभी, तो अपना इसमें सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। इन सारी चीज़ों के माध्यम से अपन जो आईसीटी का इस्तेमाल है वो शिक्षा के रूप में कर सकते हैं, और शिक्षा जगत में ये बदलाव अपन कर सकते हैं। आईसीटी सह शिक्षण विधा प्रयुक्त करने पर, देखो ये क्वेश्चन जो है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सामाजिक प्रभाव का जो चौथा टॉपिक है वहां से लिया हुआ है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा गया है कि सह शिक्षण विधा मतलब एक तो जो शिक्षक है वो कार्य कर रहा है, उसकी मदद के लिए एक कार्यक्रम चलाया जाए यदि सह शिक्षण, तो वो प्रभावित किस प्रकार होगा? यदि प्रयुक्त करते हैं तो काम क्या होने वाला है, उसकी जो है इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा शिक्षा पर? तो अध्यापक पर कार्यभार अत्यधिक हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अध्यापक का काम उल्टा सरल हो जाएगा। कंप्यूटर के माध्यम से स्टडी अध्यापक के लिए सरल हो जाएगी। अध्यापक की भूमिका सुविधा प्रदाता के रूप में होगी। अध्यापक की भूमिका केंद्रीय हो जाएगी। अध्यापक पर वो फिर डिपेंड नहीं करेगा, वो चीज़ें फिर कंप्यूटर पर डिपेंड करेगी। केंद्र जो है वो फिर अध्यापक नहीं रहेगा। अध्यापक की आवश्यकता नहीं होगी, ऐसा भी नहीं होगा। अध्यापक चाहिए यदि कंप्यूटर का अपने को उपयोग करना है शिक्षा के अंदर। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर ही सारी चीज़ें कर लेगा, ऐसा भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि कंप्यूटर जो है अध्यापक को रिप्लेस कर सकता है, तो ये सारी चीज़ें नहीं होगी। अपन इसके अंदर यह सही उत्तर होगा कि अध्यापक की भूमिका सुविधा प्रदाता के रूप में होगी। अध्यापक इस कंप्यूटर के उपयोग को सहज बनाएगा, आपको सिखाएगा। जैसे कि अध्यापक के रूप में इस डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आपको कंप्यूटर विषय पढ़ा रहा हूं, तो ये चीज़ होगी जो सुविधा प्रदाता के रूप में होगी। एक अच्छे से जो आपको डेवलप्ड जो पीपीटी है उसके माध्यम से आपको सही से समझ में आ जाएगा। ये सुविधा प्रदाता होगी, अध्यापक को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो विंडोज 10 में सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम रीस्टोर पॉइंट क्यों बनाया जाता है? तो ये जो क्वेश्चन है ये बढ़िया क्वेश्चन है कि रीस्टोर पॉइंट, कंप्यूटर रीस्टोर क्यों करेंगे, रीस्टोर पॉइंट क्यों बनाया जाता है? यदि काम हो रहा है और कंप्यूटर काम कर रहा है तो रीस्टोर की क्या नीड होगी? तो रीस्टोर की जो नीड होगी, यदि अपनी फाइल कभी करप्ट हो जाए, डिलीट हो जाए, मतलब रीस्टोर अपन खुद कर दें, उसको प्राप्त कर सकते हैं वापस। तो सारी चीज़ें कंप्यूटर क्रैश, करप्ट,
डिलीट होने पर उसको क्या कर सकते हैं अपन, रिकवर कर सकते हैं, दोबारा अपनी जो फाइल है उसको ला सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं उस फाइल को। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो यही होगा कि सिस्टम में खराबी, सिस्टम में क्रैश होने पर कंप्यूटर सिस्टम को रिकवर करने के लिए इस्तेमाल किस अपन जो सिस्टम का उपयोग करेंगे, रीस्टोर पॉइंट का उपयोग करेंगे, दोबारा उसको रिकवर करने के लिए। विंडोज में शॉर्टकट, विंडोज में बहुत सारे शॉर्टकट है, आपको शॉर्टकट कौन सा पूछा है, शिफ्ट प्लस डिलीट, शिफ्ट प्लस डिलीट, ये होगा हार्ड डिलीट के लिए। ये कैसा डिलीट होगा, हार्ड डिलीट, इसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में कहा जाता है हार्ड डिलीट, मतलब कि सीधा डिलीट, उसको रिसाइकल बिन में नहीं भेजा जाए और उसको सीधा ही डिलीट कर दिया जाए। तो वो जो शॉर्टकट की क्या है, शिफ्ट प्लस डिलीट। रिसाइकल बिन में अपन जब डिलीट करते हैं कोई डाटा या फाइल को तो वो किस में चली जाती है, रिसाइकल बिन में चली जाती है। और रिसाइकल बिन में अपन जब देखते हैं कि यदि कोई फाइल अपने गलत डिलीट कर दी है, उसको वापस लेना है, तो रिसाइकल बिन से अपन उसको प्राप्त कर सकते हैं। और यदि ऐसी ही फाइल है जो अपने को डिलीट ही करनी है, सीधी डिलीट करनी है, रिसाइकल बिन में नहीं जाए, तो उसको अपन कहते हैं हार्ड डिलीट। हार्ड डिलीट कर सकते हैं अपन शिफ्ट प्लस डिलीट से। चयनित आइटम को कॉपी करने के लिए, चयनित आइटम कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी, चयनित आइटम को रीनेम करने के लिए नहीं, चयनित आइटम का शॉर्टकट बनाने के लिए नहीं, चयनित आइटम को बिना रिसाइकल बिन में डाले स्थायी रूप से डिलीट करने के लिए अपन किसका उपयोग करेंगे, शिफ्ट प्लस डिलीट का उपयोग करेंगे। ये आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन सही। निम्नलिखित में कथनों को सही या गलत की पहचान करो। तो कुछ अपने पास क्वेश्चन है, कथन है, उसको पढ़ना है और बताना है कि सही या गलत कौन सा है। विंडोज 10 विंडोज लोगो की प्लस एल आपके पीसी को लॉक करने का कीबोर्ड शॉर्टकट है। तो विंडो की है, एक आपके पास में विंडो की है और प्लस एल दबाओगे तो आपका विंडो लॉक हो जाएगा, सही बात है। विंडो लॉक की जो शॉर्टकट की है वो क्या है, विंडो की प्लस एल, ये जो आपका शॉर्टकट है ये सही है। विंडो में कॉपी करने के लिए शॉर्टकट कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस सी, तो कंट्रोल प्लस सी जब आप क्लिक करोगे तो ये चीज़ जो सेलेक्ट चीज़ होगी वो क्या हो जाएगी, सेलेक्ट जो फाइल है वो क्या हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी। ये बात सही है। विंडोज़ का स्टार्ट बटन टाइटल बार में होता है, ये बात सही नहीं है। ये बात सही नहीं है, क्यों, विंडोज़ का जो स्टार्ट बटन होता है वो टास्क बार में होता है, जो टास्क बार है उसके अंदर स्टार्ट बटन होता है। तो ये आपको बार दिख रही है सबसे नीचे। इसी तरह डेस्कटॉप पर एक बार होती है टास्क बार, उसके ऊपर क्या दिखाई देगा आपको, विंडो स्टार्ट ऑफ का बटन दिखाई देगा। तो जो पहला है वो सही है, सेकंड भी सही है, तीसरा गलत है। गलत से ये नहीं है, सही, सही और गलत। ऑप्शन नंबर 2 पहला सही, दूसरा सही और तीसरा गलत, ये ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। ऐसे कथन कारण वाले क्वेश्चन जीके से रिलेटेड थे, आजकल इसको कंप्यूटर से रिलेटेड भी बना दिया गया। ऐसे प्रश्नों पर भी आप ध्यान देंगे, आपको जो पढ़ दिया गया कथन होगा उसको आराम से पढ़ना है और फिर उसका निर्धारण करना है कि वो सही है या गलत। फिर आपको पूछा गया कूट क्या है, उसके माध्यम से आपको सही करना है। एक कंप्यूटर को स्टार्ट करने के बाद मॉनिटर पर उपलब्ध टास्क बार और आइकन दिखाई देते, ऐसी स्क्रीन क्या कहलाती है। जब आप किसी कंप्यूटर को, किसी सिस्टम को ऑन करते हो तो सबसे नीचे दिखाई देगी आपको टास्क बार। अभी मैंने बताया था टास्क बार में आपको जो आपके ओपन ऐप्स हैं, इसमें अवेलेबिलिटी, चार्जिंग, आपकी जो डेट, टाइम ये दिखाई देगा और ऑन ऑफ बटन विंडो की दिखाई देगी। सर्च बार ओपन होगी, ये किसका है, विंडोज़ 11 का। विंडोज़ 11 का ये डेस्कटॉप है और आपको कुछ ऐप दिखाई देंगे जो आपके इंस्टॉल है, जिनके आपके शॉर्टकट डेस्कटॉप पर ऐड है। तो ये जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है ये स्क्रीन होती है डेस्कटॉप। ये स्क्रीन कौन सी होगी, डेस्कटॉप। तो आपका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा डेस्कटॉप। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, आप फाइलों को में भंडारण कर व्यवस्थित करते हैं। तो अपने पास कंप्यूटर में जो है डाटा होता है, सबसे जो इकाई है वो क्या है, डाटा है। और डाटा को अपन फाइल में ऐड करते हैं और फाइल को अपन विभिन्न अपने सुविधा अनुसार किस में ऐड करते हैं, फोल्डर में ऐड करते हैं। तो फाइलों को किस में भंडारित करोगे, फोल्डरों में। फाइलों को फोल्डरों में। आपको पूछा जाए डाटा को किस में करोगे, तो फाइल में, फाइलों को फोल्डर में।
टास्क बार में एक से अधिक प्रोग्राम स्थित होना विंडोज का क्या कहलाता है? विंडोज अपन जब अभी डेस्कटॉप स्क्रीन बताई थी उसमें सबसे नीचे बताई थी टास्क बार। टास्क बार में बहुत सारे विंडो है और यदि वो ओपन है, सारे विंडो क्या है, ओपन है विंडो, तो वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगी आपकी मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग, बहुत सारे टास्क आप एक ही स्क्रीन पर एक ही समय एक कंप्यूटर कर रहे हो, एक डेस्कटॉप पर कर रहे हो, तो वो क्या कहलाएगी, मल्टीटास्किंग, मल्टीटाइटलिंग, मल्टीटास्किंग, मल्टीमीडिया, मल्टी यूजर। तो इसमें क्या सही ऑप्शन होगा, मल्टीटास्किंग। प्रश्न संख्या 19, URL में R का विस्तारित रूप है। तो आप जब URL, इसका फुल फॉर्म होता है। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्न कथनों की सत्यता सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऐसे प्रश्न जो जीके में पूछे जाते थे वो आजकल कंप्यूटर में भी पूछे जाते हैं, तो उस संदर्भ में अपने बहुत सारे इसमें प्रश्न ऐड किए हैं। सफारी एक वेब ब्राउजर है जिसे एप्पल INC द्वारा विकसित किया गया है। बात सही है, ये बात सही है कि एप्पल जो कंपनी है उसका जो मैक है उसके द्वारा क्या डेवलप किया गया है, सफारी नामक वेब ब्राउजर डेवलप किया गया है। सफारी नामक जो वेब ब्राउजर है वो एप्पल का है, एप्पल कंपनी का है। ये बात सही है, सत्य है। एज एक वेब ब्राउजर नहीं है, तो ये बात गलत है। एज एक वेब ब्राउजर है, एज के माध्यम से अपन वेब ब्राउजिंग कर सकते हैं। तो पहला सही और दूसरा गलत। ऐसे कथन वाले आपको प्रश्न इन पिछले एग्जामों में भी मिले थे और आगे आने वाले आपका जो एग्जाम है उसमें भी मिलेगा। ये टाइम कंज्यूमिंग सवाल होते हैं, आपका जब फैक्ट नॉलेज है उसको लगाएं और सही गलत का आप जो है निर्धारण करते हुए सही से उत्तर देंगे। प्रश्न संख्या 21, ई गवर्नेंस में G2C का अर्थ क्या है? तो ई गवर्नेंस मतलब कंप्यूटर में इंटरनेट के माध्यम से गवर्नमेंट के ऐसे कुछ जो प्रोग्राम चलाए हुए हैं उसके माध्यम से अपन जो है उनके जो भी प्रोग्राम है उसमें भाग ले सकते हैं और उसका जो है लाभ उठा सकते हैं, वो क्या कहलाता है, ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस G2C का मतलब क्या है? तो आपको कुछ दिए हुए हैं, जैसे गवर्नमेंट टू कस्टमर, आपको देखेगा ये G2C पर नहीं है, ये G2C। गवर्नमेंट टू कॉरपोरेट नहीं है। गवर्नमेंट टू सिटीजन, ये बात सही है कि गवर्नमेंट सीधे सिटीजन को जो लाभ देगी वो कैसा कहलाएगा, G2C ई गवर्नेंस के माध्यम से। तो आपका जो सही उत्तर होगा गवर्नमेंट टू सिटीजन। गवर्नमेंट सीधे जो फायदे देंगी वो सिटीजन तक पहुंचे, इसलिए जो कौन सा प्रोग्राम रन कर रही है, ई गवर्नेंस। निम्न में से ई कॉमर्स का मुख्य प्रकार नहीं है। ई कॉमर्स, ई कॉमर्स मतलब व्यवसाय, व्यापार, डिजिटली नेटवर्क के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से जब व्यापार किया जाता है तो वो होता है ई कॉमर्स, उसका प्रकार नहीं है। तो B2B, बिजनेस टू बिजनेस, ये बात सही है कि ई कॉमर्स में आएगी। बिजनेस टू कस्टमर, B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर, अपन किसी बिजनेस के माध्यम से जो ऑनलाइन बिजनेस चल रहा है उसकी जो चीज़ें हैं वो जो है चीज़ें क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। C2C, कस्टमर टू कस्टमर। कस्टमर टू कस्टमर मतलब जैसे अपन विशेष उदाहरण देखते हैं OLX का, अपन भी एक कस्टमर है और वो सामने वाला भी एक कस्टमर है। अपनी जो पुरानी चीज़ है वो उसको अपन किसी और कस्टमर को बेच सकते हैं, पुरानी चीज़ें बेचने के लिए उसका यूज करते हैं। तो C2C इसमें कस्टमर टू कस्टमर भी इसमें आएगा। D2B इसका मतलब था डायरेक्ट टू बिजनेस। डायरेक्ट टू बिजनेस ई कॉमर्स में नहीं आएगा, वो जो है जो फिजिकली व्यापार होता है उसमें आएगा। D2C ई कॉमर्स का भाग नहीं है। प्रश्न संख्या 23, इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट एक नेटवर्क है, कनेक्टेड नेटवर्क है, वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी नेटवर्क है, वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी नेटवर्क है। तो इसका जो सही उत्तर होगा स्थानीय नेटवर्क नहीं है। वेबो का पेज जो है ये वेबसाइट कहलाता है। एक वायरलेस कनेक्शन वाईफाई है। एक स्थानीय नेटवर्क होगा वो होगा लोकल एरिया नेटवर्क। ये जो इंटरनेट का भाग नहीं, इंटरनेट एक वैश्विक नेटवर्क है, वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है। कंप्यूटर उपकरणों का उपयोग करने के लिए एक वैश्विक या वर्ल्ड वाइड नेटवर्क होगा, कनेक्टिविटी नेटवर्क होगा, वो क्या कहलाएगा आपका नेटवर्क।
प्रश्न संख्या 24 ये मिलान वाला प्रश्न है। मैग्नेटिक टेप डिवाइस और डिवाइस का प्रकार, ये डिवाइस के नाम है, इसमें आपको उसके प्रकार के साथ उसको सही ऐड करना है और अपना जो कूट है सही उत्तर बताना है। तो मैग्नेटिक टेप एक प्रकार का, मैंने जो पिछला क्वेश्चन है जो 2-3 क्वेश्चन पहले मेमोरी का प्रश्न था उसमें बताया था कि ये एक प्रकार की क्या है, सहायक मेमोरी संग्रहण है। वो जो है बाहर से स्टोरेज के लिए अपन ऐड कर सकते हैं। तो वो कैसी मेमोरी है, सहायक संग्रहण उपकरण है। और जो रैम है वो आंतरिक भंडारण के लिए काम में ली जाती है, आंतरिक रूप में पहले से अंदर मौजूद होती है। रैम, रोम, कैश मेमोरी, फर्स्ट मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी जो है ये जो है कंप्यूटर के अंदर सीपीयू में मौजूद होती है। ये आंतरिक भंडारण की जो है इकाइयां हैं। लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो प्रिंट अपने को बाहर देगा प्रोसेसिंग के बाद में। तो प्रिंट अपने पास में फिजिकली रूप से अपन देख सकते हैं, अपने पास पहुंचाता है, वो क्या है, आउटपुट डिवाइस। लाइट पेन जो है वो कैसा है, इनपुट डिवाइस है। ये पेन भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जो इस बोर्ड को क्या दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं। तो आपको इसका सही उत्तर जो कनेक्ट हो रहा है वो क्या है, ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला, ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो रहा है। ऐसे प्रश्न आपको आने वाले एग्जामों में देखने को मिलेंगे। ये बात जो है जीके वाले प्रश्नों से ये तरीका लिया हुआ है। ये टाइम कंज्यूमिंग सवाल होते हैं, इसमें फैक्ट आप सही लगाओगे तो आपका उत्तर लास्ट में सही ही होगा। तो ऑप्टिकल माउस, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, आपको मैच करवाना है। ऑप्टिकल माउस क्या होता है, ऑप्टिकल माउस आप बताएं, इसको जवाब आप जो है इसमें आपके जो नोट्स बनाए हुए आपने स्टडी की होगी, उसके माध्यम से आपने पढ़ा होगा कि ऑप्टिकल माउस एक प्रकार का माउस है। डिजिटाइजिंग जॉयस्टिक और ट्रैक बॉल। जॉयस्टिक एक प्रकार का वीडियो गेम खेलने के लिए सहायक सामग्री है। डिजिटाइजिंग फोटो और ग्राफिक को हाथ से ड्रॉ करने के लिए है। ऑप्टिकल माउस एक माउस की स्थिति को तुलना में ट्रैक और ग्राफिक को कैमरा प्रौद्योगिकी के माध्यम से जो है डिजिटल माउस जो होगा उसकी जो नीचे जो ऑप्टिक होगी वो ऑप्टिक रेज होगी, तो वो कैसा होगा, ऑप्टिक माउस। और ट्रैक बॉल क्या है, एक जो है एक बॉल होगी गेंदनुमा, एक संरचना होगी गेंदनुमा, एक डिवाइस होगा। उस बॉल के माध्यम से उंगलियों से अपन रिकॉर्ड कर सकते हैं, उंगलियों का उपयोग करके अपन जो मैनुअली हाथ के माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, किसको, क्रसर को। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्टिकल माउस। ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का पहला, सी का चौथा, डी का पहला। तो ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट है। ऐसे मिलान वाले आंसर आपको आएंगे जिसमें कुछ मेमोरी डिवाइसेज हो सकती है, कुछ आउटपुट इनपुट ऑप्शन है, कुछ इसके माध्यम से डिवाइसेज है, कुछ इसके माध्यम से आपको जो प्रक्रिया हो रही है वो भी देख करके आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो प्रश्न संख्या 26, निम्न में से कौन सी कुंजी या की एक मानक कंप्यूटर कीबोर्ड पर 2 बार डुप्लीकेट नहीं दिखाई देती है। कीबोर्ड के बारे में कीज है, उसके माध्यम से उसके लिए भी मैंने एक स्लाइड बनाई है जिसमें आपको रैपिड तरीके से जल्दी आपको रिवाइज करवा देता हूं। फंक्शन कीज, कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड के अंदर 104 कीज होती है। कितनी की होती है, 104 की होती है। उसमें सबसे पहली जो की होगी वो होगी एस्केप, ठीक है। सबसे बड़ी जो की होगी वो कौन सी होगी, स्पेस बार। ये सीधे फैक्ट है, आपको याद रखने, लगभग ये पुरानी क्वेश्चन जो पुराने पेपर है उसमें पूछे गए हैं और रिपीट भी हो सकते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं। 104 की होती है टोटल। सबसे जो छोटी नहीं, पहली की है वो एस्केप, और सबसे जो बड़ी की है वो क्या है, स्पेस बार। फंक्शन कीज 1 से लेकर के 12, F1 से लेकर के F12 फंक्शन कीज होती है। ये विभिन्न फंक्शन के लिए स्पेशली बनाई गई होती है। इसकी संख्या होती है 12। अल्फ़ाबेट कीज A to Z तक काम करती है, ये 26 होती है संख्या में। न्यूमेरिक कीज ये 0 से लेकर के 9 तक बनी हुई होती है, ये संख्या में कितनी होगी, 10। इसके साथ में विशेष कैरेक्टराइजेशन प्लस माइनस स्टार डॉलर हैशटैग ऐसी जो चीज़ें हैं वो बनी हुई होगी, गुणा भाग माइनस ऐसे, क्वेश्चन मार्क्स, ये जो स्लैश है,
इधर वाला स्लैश है, खड़ी पाई है, ये क्या है, विशेष कैरेक्टर है। स्पेशल कीज होती है जो स्लीप की, स्विच ऑन करने के लिए, पावर की वाली, विंडो की और प्रिंट स्क्रीन की, ये स्पेशल की है, इनके स्पेशल खुद के काम है। वो खुद इनके काम से लेट हो रहा है, कंप्यूटर को स्लीप मोड में ले जाने के लिए, कंप्यूटर को ओपन करने के लिए, विंडो की को खोलने के लिए, प्रिंट स्क्रीन, प्रिंट का जो कंप्यूटर उसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए, टॉगल कीज, कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक, ये एक प्रकार की टॉगल कीज है। 3 टॉगल मतलब एक की से 2 काम होंगे। कौन से 2 काम होंगे, ऑन और ऑफ, सिंगल की से ऑन और ऑफ का काम होगा। ये कैसी कीज है, टॉगल कीज, ये 3 संख्या में होती है, कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक। एक बार क्लिक से इसका लॉक ओपन होगा, उसी को दोबारा क्लिक करने पर कैप्स लॉक खुल जाएगा। मतलब उसको कैप्स लॉक किस लिए काम आती है, कीज को जैसे अल्फाबेट को बड़े रूप में लिखने के लिए। क्रसर मूवमेंट की, अब क्रसर को मूवमेंट कराने के लिए एरो कीज, एरो कीज 4 होगी, अप डाउन और राइट और लेफ्ट। नेविगेशन की एंड, होम, पेज अप, पेज डाउन, टैब, स्पेस बार, ये कैसी की है, नेविगेशन बताने के लिए टैब की है, उसके माध्यम से क्रसर को अपन गायब और ला सकते हैं। कॉम्बिनेशन की, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट ऐसी कीज है कॉम्बिनेशन, इनके माध्यम से अपन शॉर्टकट बनते हैं बहुत सारे। शॉर्टकट किससे बनते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट, इनके माध्यम से। इनके साथ में कोई की होगी प्रोसेसिंग कार्य के लिए, जो पर्सनल उसका कार्य है वो शॉर्टकट किससे बनाए जाएंगे, कॉम्बिनेशन की के माध्यम से बनाए जाएंगे। तो कीबोर्ड का ये शॉर्टकट रिवीजन है, माउस का आपने पढ़ा, कंप्यूटर खुद का आपने पढ़ा, ये सारी चीज़ें आपने देखी है। तो अपना जो क्वेश्चन है वो है कि कौन सी की दोबारा नहीं आएगी, तो कंट्रोल 2 बार बनता है, अल्ट भी 2 बार है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड, शिफ्ट भी 2 बार है, टैब जो है वो सिंगल टाइम होता है, टैब एक ही होगा और कंप्यूटर में रिपीट नहीं होगा। तो कीबोर्ड आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और कीबोर्ड एक बार रिवाइज कर सकते हो। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से कौन सा यूनिट अंत्यप्रोक्ता एंड यूजर्स को डेटा प्रस्तुत करती है। बहुत शानदार प्रश्न है ये, अच्छा प्रश्न है, आपको इसको याद रखना चाहिए कि निम्नलिखित में से कौन सी जो युक्ति है, यूनिट है, अंत प्रयोक्ता एंड यूजर को दिखाई देती है। मतलब लास्ट प्रोसेसिंग के बाद में लास्ट व्यू कौन दिखाएगा, तो आपको बताया था कि इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट डिवाइसेज जो है इनपुट देगी डाटा का, प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू है जो काम करेगा, और जो आउटपुट है सीपीयू जिन डाटा को जिन डिवाइसेस के साथ भेजेगा और अपने को वो प्रस्तुत होगा, दिखेगा, तो वो कैसी यूनिट होगी, आउटपुट यूनिट होगी। कैसी यूनिट होगी, आउटपुट यूनिट होगी। इनपुट तो इनपुट देती है, आउटपुट आउटपुट देती है, प्रोसेसिंग यूनिट प्रोसेसिंग का कार्य करती, स्टोरेज यूनिट भंडारण या किसी चीज को सेव करने के लिए काम में आती है। तो प्रश्न संख्या 28, प्रिंटर की इमेज गुणवत्ता मापने के लिए निम्न में से किन यूनिट का उपयोग किया जाता है। तो प्रिंटर कैसा डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। यह क्या करता है, आउटपुट देता है प्रिंट के माध्यम से, प्रिंट देता है, आउटपुट देता है, और इन प्रिंट के माध्यम से अपन जो प्रिंट को फिजिकली देख सकते हैं। तो ये कैसा डिवाइस होगा, आउटपुट डिवाइस होगा। इसमें जो प्रिंटर की गुणवत्ता होगी वो मापी जाएगी डॉट पर इंच, डॉट पर इंच, इसके माध्यम से अपन मापेंगे। DPI ये इसकी शॉर्ट फॉर्म होगी, इसकी फुल फॉर्म ये होंगी, किस प्रिंट पर 1 इंच में कितने डॉट है, ये निर्धारित करता है इसकी गुणवत्ता। तो इसमें अब जो अपना ऑप्शन होगा डॉट प्रति इंच, ये पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, डॉट पर इंच। इसको सीधा याद रखोगे, DPI डॉट पर इंच। ये क्या है, प्रिंटर की गुणवत्ता मापने के लिए एक इमेज में कितने, 1 इंच में कितने डॉट्स हैं, ये इसकी गुणवत्ता होगी। मेमोरी मापन की इकाइयों को व्यवस्थित कीजिए बड़े आकार से छोटे आकार के लिए। ये प्रश्न देखो आपको उस सारणी में से बन गया एक प्रश्न कि बड़े आकार से पहला बड़ा बनाना है, उसके बाद में लास्ट में क्या होना चाहिए, छोटे। तो सबसे पहले इस जो डिवाइस है इसमें सबसे छोटी क्या होगी, किलोबाइट। सबसे छोटी क्या होगी, किलोबाइट। मतलब कि ए, ऑप्शन नंबर ए सबसे छोटा होगा। ए के बाद में होगी गीगाबाइट, ए के बाद में क्या होगी, गीगाबाइट, और उसके बाद में क्या होगी, जेटाबाइट, जेटाबाइट और योटाबाइट,
सबसे लास्ट में DCBA। तो जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा वो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उस सीरीज को आप स्क्रीनशॉट लिया हुआ होगा, नहीं तो वहाँ पर आप क्वेश्चन पर जाकर के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको दोबारा से पढ़िए, उसको जो है उसमें से क्वेश्चन बनने की बहुत सारी संभावना है। CBT कंप्यूटर के माध्यम से स्टडी करवाने को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ाने को क्या कहा जाता है? CBT। तो कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग, इसका जो सही ऑप्शन क्या होगा? कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग नहीं, टीचिंग, कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग, कंप्यूटर के द्वारा पढ़ाई करवाना CBT कहलाता है। प्रश्न संख्या 31 में आपको सूची दी गई है किसके बारे में? यह जो सारणी है वो है कंप्यूटर की पीढ़ियां, कंप्यूटर की पीढ़ियां। कंप्यूटर की जो प्रथम पीढ़ी है वो शुरू होती है, अपन मानते हैं 1942 से। प्रथम पीढ़ी कहाँ से शुरुआत मानी जाती है? 1942 से 1956 तक ये प्रथम पीढ़ी मानी जाती है। तो अपन इसका मिलान करेंगे कि प्रथम पीढ़ी का मिलान होगा 1942 से 56 तक, द्वितीय पीढ़ी 56 से 65 तक, तृतीय पीढ़ी 65 से 75, 65 से 75, चतुर्थ पीढ़ी 75 से 88 और पंचम पीढ़ी 88 से वर्तमान या अब तक। ये कंप्यूटर की पीढ़ियों का क्रम होगा। तो आप सबसे पहला यही याद रखोगे कि 1942 से 1956 तक प्रथम पीढ़ी होगी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ए का 5 के साथ, बी का 4 के साथ, सी का सेकंड, डी का तृतीय और ई का फर्स्ट। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो ऑप्शन करेक्ट होगा सी। ऑप्शन नंबर सी आपका इसका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें और पूछे कि ऐसे क्वेश्चन कंप्यूटर में आजकल पूछे जाने लग गए। जीके से ये उन्होंने सीखा कि जीके में यदि ऐसे क्वेश्चन देते हैं तो उसका टाइम ज़्यादा लगता है, फिर क्वेश्चन कम अटेंड होते हैं, फिर यदि अपन उसको कम समय में जल्दबाजी में अटेंड करते हैं तो गलत भी होते हैं। तो वो कंपटीशन को कम करने का आपको इस क्वेश्चन को जो है सही से पढ़ के अपनी फैक्चुअल नॉलेज के आधार पे जो है अटेंड करना है। आप यदि उस क्वेश्चन को अटेंड करें फिर वो गलत नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से सिस्टम के समग्र कामकाज को नियंत्रित कौन करता है? तो मैंने आपको शुरू में ही जब CPU पढ़ाया, CPU में 2 पार्ट्स बताए, CU और ALU, ये इनके कामकाज करने वाले प्रोसेसिंग। सारे काम को नियंत्रित, कंप्यूटर के सारे काम को नियंत्रण कौन करेगा? CU कंट्रोल यूनिट। ALU नहीं करेगा। ALU आंकिक जो भाग है, अंक गणना वाले भाग है, उनका काम करेगा। तो इसका जो उत्तर होगा केवल 1, केवल फर्स्ट, सेंट्रल यूनिट। इसमें आप ध्यान रखें कि CPU का आपको काम पूछे तो फिर आप इसको साथ में नहीं जोड़े। नियंत्रण का पूछे नियंत्रण का पूछे तो आप नियंत्रण इकाई ही करोगे, आप इसको साथ में नहीं जोड़ोगे, ALU को साथ में नहीं जोड़ोगे। प्रश्न संख्या 33, MS एक्सेल में 2007 के किस मेन्यू में हेडर और फुटर ऑप्शन होता था? अब मैंने कुछ वापस MS ऑफिस से क्वेश्चन लिए हैं। आपको ई-कॉमर्स से लेकर के कंप्यूटर के काम से रिलेटेड और MS ऑफिस के पिछले जो पार्ट जो वीडियो था उसमें करवाए थे। आज इस वीडियो के अंदर 1-2 सवाल ही मैंने लिए हैं। MS एक्सेल 2007 में, 7 नहीं, अभी भी वही सिस्टम है। मेन्यू में हेडर और फुटर ऑप्शन होगा। तो उस मेन्यू का नाम होगा इंसर्ट। क्या नाम होगा? इंसर्ट। MS एक्सेल में क्वेश्चन पूछा है तो MS एक्सेल में हेडर और फुटर अपन डाल ही नहीं सकते, ये भी ध्यान रखें। ये इंसर्ट होगा वर्ड और PPT में। किसमें होगा? वर्ड और PPT में इंसर्ट के माध्यम से अपन हेडर और फुटर डाल सकते हैं। अपना जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है एक्सेल का, तो एक्सेल में अपन हेडर और फुटर डाल ही नहीं सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसको ऐड करने का रीज़न यही था कि आपको इन जो सारे काम होने वाले हैं इन वर्ड, एक्सेल और PPT के, वो काम आपको याद होने चाहिए। फिर आप समझ जाओगे कि
सारणी जो है MS एक्सेल का जो यूनिवर्स सारणी है उसके अंदर अपन हेडर और फुटर ऐड नहीं कर सकते। जो डॉक्यूमेंट है, जो स्लाइड है, उसमें अपन ऐड कर सकते हैं। और ऐसा भी ऑप्शन होगा, ऐसा भी ऑप्शन होता है कि इनमें से कोई नहीं, अपन देखते हैं कि ज़्यादातर सवालों के उत्तर जो है इनमें से कोई नहीं, किसी का नहीं होता, पर इसका जो है उत्तर इनमें से कोई नहीं सही होगा। MS एक्सेल में चुना हुआ क्षेत्र जो B1 से स्टार्ट होकर G कॉलम की लाइन नंबर 10 तक जाएगा, तो उसको कैसे लिखोगे? ये क्या पूछ रहा है? रेंज पूछ रहा है। B1 से शुरू करना है आपको, B1 से सॉरी, और रेंज को हमेशा अनुपात से दर्शाएंगे, और G के लाइन नंबर 10 मतलब G10 तक पहुंचाना है आपको। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है 2 और 3 दोनों करेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि इसमें दोनों दिए हुए हैं, तो आप कोई भी एक मान सकते हो। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? B1 अनुपात G10। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि किसी रेंज को लिखना है तो उसमें क्या लगाना पड़ेगा? अनुपात लगाना पड़ेगा, न कि डॉट। इसमें आप वो वाला लगा सकते हो कि ये जो डॉट होगा तो ये जो ऑप्शन है अपना गलत हो जाएगा। तो इसको अपन ऑप्शन बना देते हैं हाथों हाथ ही। तो ये जो ऑप्शन है ये गलत है, इसमें अपन ये लगा देते हैं, एक निशान होता है ये वाला, तो ये वाला निशान नहीं लगाना है, ये भी नहीं लगाना है, डॉट भी नहीं होगा। G1 अनुपात G10 इसका ऑप्शन सही होगा। किसका? रेंज का। और फॉर्मूला बताया था = फंक्शन और रेंज में क्या लगाओगे? अनुपात। ये एक एक्सेल सीट का फॉर्मूला है। वर्ड उस टाइम अच्छे से पूछी थी, वर्ड के क्वेश्चन भी कम आने लगे। एक्सेल जो है, एक्सेल को आप अच्छे से याद भी करोगे, याद तो वर्ड को भी करना है। वर्ड पढ़ोगे तब इनमें कम चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, एक्सेल और PPT के। निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड 2016 का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट प्रकार है? यह प्रश्न बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसमें आपको डिफ़ॉल्ट जो चीज़ें पहले से बन करके आती है वो चीज़ें आपको याद रखना ज़रूरी है। बाद में तो अपन बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, उसको फॉर्मेटिंग उसकी अलग अलग कर सकते हैं। पहले से जो साइज़ बन के आएगा तो आपको सीधा आपको याद रखना है कि इसका जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होगा वो कैलिब्री होगा, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट जो साइज़ होगी वो 11 होगी, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कलर जो होगा वो ब्लैक होगा। ये सारी चीज़ें आप याद रखोगे सीधा कि डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कैलिब्री, डिफ़ॉल्ट साइज 11, डिफ़ॉल्ट कलर ब्लैक, ये इसका डिफ़ॉल्ट होगा। उसके बाद में इसकी जो है अपन चेंज कर सकते हैं क्वालिटीज़, उसको बोलेंगे फॉर्मेटिंग। अपन ने उसमें क्वेश्चन किया था फॉर्मेट पेंटर, और फॉर्मेट पेंटर को आप जो है शॉर्टकट आप याद रखोगे Ctrl+Alt, उसके साथ में C कट करने के लिए और पेस्ट करने के लिए V। ये इसका शॉर्टकट होगा। किसका? फॉर्मेट पेंटिंग, ये उसका फॉर्मूला होगा, ये उसकी फॉर्मेटिंग होगी, साइज, फॉन्ट, कलर। इसके द्वारा अपन ने 70 क्वेश्चन कंप्यूटर के किए, और इसके साथ में अपन बहुत सारे क्वेश्चन जो स्लाइड्स पर साथ में जो ऑप्शन थे उसके आधार पर भी किए। तो अच्छे से अपन ने कंप्यूटर को पढ़ा है, उसके क्वेश्चन किए। उसके बाद में आप जब एग्ज़ाम दोगे, आज जो है आज के 2 दिन बाद में एग्ज़ाम है, 17 तारीख से आपके एग्ज़ाम है। फर्स्ट लेवल के, सेकंड लेवल के लगातार एग्ज़ाम चलते रहेंगे। तो इन एग्ज़ामों में आपको इस वीडियो के माध्यम से उम्मीद करता हूँ हेल्प मिली होगी, और बहुत सारी आपकी एग्ज़ाम की शुभकामनाओं के साथ मैं कैलाश जंगीर, बहुत बहुत धन्यवाद।